हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, उसको आज डील करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपना सिलेबस की ओर, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, 9th का जो है आपका बैच का नाम क्या है? संकल्प बैच है ना। तो चलेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है, और मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग मन लगा के पढ़ना, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखितों को, है ना, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए, पृथक मतलब क्या होता है बच्चों? तो पृथक मतलब होता है, पृथक मतलब होता है अलग। यहाँ पे जो पृथक लिखा हुआ है ना, पृथक मतलब क्या होता है? अलग। तो निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चों देख रहे हो, ठीक है, ये जो एक तरह का क्या है, मिश्रित पदार्थ है ना, मिला हुआ पदार्थ है, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? तो उस विधि का क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में कौन सा विधि अपनाएंगे? तो बच्चों इसमें कौन सा विधि अपनाएंगे? आराम से समझना है बच्चों। ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक प्रश्न, है ना। तो सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में कौन सा विधि अपनाएंगे? तो इसमें हम लोग कौन सा विधि अपनाएंगे बच्चों? तो इसमें हम अपनाएंगे वाष्पीकरण विधि। कौन सा विधि? वाष्पीकरण विधि, ठीक है। क्या लिखेंगे? वाष्पीकरण, ठीक है। देख रहे हो बच्चों, वाष्पीकरण के बारे में आपको बता दिए हैं कि जल को यानी द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो बच्चों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जल में क्या है? मिला हुआ है। तो इसको कौन विधि से अपनाएंगे? तो कौन विधि से अलग करेंगे? तो वाष्पीकरण विधि से क्या करेंगे? अलग करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तो इसमें सिर्फ क्या करना है? विधि का नाम लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, आपका दूसरा क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण मिश्रण से पृथक्करण करने वाला विधि का नाम बताना है। इसमें दो पदार्थ मिला हुआ है, एगो का नाम है अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, जो किसमें मिला है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रित है, उसमें हमको अमोनिया क्लोराइड को बाहर करना है। तो कौन सा विधि अपनाएंगे बच्चों? तो इसमें हम बताए थे अमोनिया क्लोराइड जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है। इसमें कौन सा विधि अपनाएंगे? तो ऊर्ध्वपातन विधि अपनाएंगे। कौन सा विधि अपनाएंगे? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। कौन सा विधि? ऊर्ध्वपातन विधि अपनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? तो आराम से समझना है, ठीक है, और मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विधि अपनाएंगे? ऊर्ध्वपातन विधि क्या करेंगे? अपनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धातु के छोटे टुकड़े कार के इंजन ऑयल से पृथक्करण करने में कौन सा विधि अपनाएंगे? धातु के छोटे छोटे टुकड़े हैं बच्चों, ठीक है, और कार के ऑयल तेल जो है उसमें मिला हुआ है, तो उसमें कौन सा विधि अपनाएंगे अलग करने का? ठीक है, तो इसमें कौन सा विधि अपनाएंगे बच्चों? बताओ कौन सा विधि इसमें अपनाएंगे? तो धातु के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं बच्चों, वो कार के इंजन ऑयल में क्या है? मिला हुआ। तो इसमें हम छान कर क्या करेंगे? अलग करेंगे। छान कर क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो यानी छानन विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। छानन विधि का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। छान के अलग करने वाला विधि अपनाएंगे। आप इसको छानन विधि भी बोल सकते हो, या छान कर अलग करना, या छान कर विधि, ठीक है, छान कर विधि भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसको छान के क्या करेंगे? अलग करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए, ठीक है, कौन सा विधि अपनाएंगे बच्चों? जैसे दूध से हम लोग क्या करते हैं? क्रीम निकालते हैं, तो कौन सा विधि अपनाते हैं? इसमें विधि का नाम बताना है, कौन सा विधि अपनाएंगे। इसमें आपका विधि का नाम हो जाएगा अपकेंद्रियन विधि। अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय भी बोल सकते हो, ठीक है, या अपकेंद्रीयकरण विधि भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस विधि का क्या करेंगे? इसमें उपयोग करेंगे। इस विधि के जरिए हम लोग क्या करेंगे? दही से मक्खन निकालने की विधि अपनाएंगे, ठीक है। तो दही से मक्खन क्या करेंगे? इस विधि के जरिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें सिर्फ विधि का क्या करना है? नाम लिखना है। अगला सवाल है, जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए, जल और तेल दोनों क्या हो गया? मिल गया है। इसमें कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? इसमें बच्चों कौन सा विधि अपनाएंगे? जल में तेल क्या हो गया है? मिल गया है। तो इसमें कौन सा विधि अपनाएंगे? तो इसमें सुनो, इसमें कौन सा विधि अपनाना है? इसमें बच्चों आपका विधि का नाम हो जाएगा पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण विधि, ठीक है, या पृथक्करण की विधि, ठीक है।
कीप विधि का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसमें पृथक्करण कीप विधि का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। समझ रहे हो बच्चों। इसमें जो होता है इस तरह का आपका कीप लगा रहता है, ठीक है। ये जो होता है इस पर जो होता है बच्चों, इस तरह से क्या लगा रहता है, कीप लगा रहता है। समझो, ध्यान से समझो इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है एक पाइप, मतलब कि इसको घुमाने वाला इसमें लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो लगाने वाला रहता है, ठीक है। तो जैसे तेल में मिला रहता है ना बच्चों, तेल में क्या मतलब कि जल में जो तेल मिला रहता है, तो तेल जो होता है पानी के सतह पर रहता है, नहीं ऊपर में रहता है। तेल जो है पानी से क्या होता है, हल्का होता है। हल्का होने के कारण वो पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे इसे टपकाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है तेल ऊपर रह जाएगा, पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो हम इस विधि का नाम बताते हैं पृथक्करण विधि। इस विधि का नाम क्या होता है बच्चों, पृथक्करण की विधि होता है। तो हम इस विधि के जरिए क्या करेंगे, तेल से यानी जल से तेल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। समझ रहे हो बच्चों। चलो नेक्स्ट, आपका अगला सवाल है कि चाय से चाय की पत्ती को कौन विधि जरिए हम लोग बाहर करते हैं। चाय, जैसे आप लोग चाय पीते हो, है ना। तो चाय से चाय की पत्ती को कौन विधि से अलग करते हैं बच्चों। तो इसमें कौन विधि अपनाएंगे, इसमें आपका विधि हो जाएगा छान कर। क्या करते हैं, छान कर हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो आपको इसमें लिख सकते हो छान कर, ठीक है। यानी छान कर या छानना विधि जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेगा, लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, बालू बालू से लोहे की पिनों को अलग करना है। पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना। तो कैसे अलग करेंगे, बालू में जो है बच्चों लोहे के पिन यानी उसका जो छोटा छोटा कील उसमें मिल गया है, ठीक है। तो उसको हमको अलग करना है। तो कौन सा विधि अपनाएंगे, तो इसमें हम लोग कौन विधि अपनाएंगे बच्चों, तो इसमें हम अपनाएंगे चुंबक विधि। कौन विधि, चुंबक विधि जरिए क्या करेंगे, बाहर करेंगे। समझ रहे हो बच्चों। क्यों क्यों करेंगे इस विधि के जरिए, देखो चुंबक मतलब लोहा का जो कील होता है वो चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है। तो चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए हम चुंबक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि चुंबक का यूज करने से वो क्या होता है, वो चुंबकीय पदार्थ उसमें आकर्षित हो जाता है, उसमें सट जाता है ना। आकर्षित होकर क्या होता है, सट जाता है। तो उस जरिए हम लोग क्या करते हैं, उससे बाहर कर देते हैं। समझ रहे हो बच्चों। चलो आपका अगला क्वेश्चन है, भूसे से गेहूं के दाने को पृथक्करण करना है। भूसा से क्या करना है, गेहूं के दाने को अलग करना है। आप लोग देखते होंगे, थ्रेसर हर देखते होंगे, जैसे दौनी हर होता है, गेहूं हर का दौनी हर जो होता है, तो किस तरह से अलग करते हैं, तो कौन विधि अपनाते हैं उसमें। तो बच्चों इसमें कौन सा विधि अपनाएंगे, इसमें आपका विधि हो जाएगा चालन विधि। कौन विधि, चालन विधि या झारण विधि, ठीक है, या झरना विधि भी बोल सकते हो, ठीक है। झारना विधि आप देखे होंगे, उसमें थ्रेसर में देखे होंगे, उसमें जो होता है दौनी जैसे होता है ना। तो भूसा जो होता है उसमें क्या होता है, क्लियर होता है, दाना एक साइड गिरता है। तो उसमें चालन विधि बोल सकते हो या झारना विधि भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस विधि के जरिए हम लोग क्या करते हैं, गेहूं में मतलब भूसा में जो गेहूं मिला होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। समझ रहे हो बच्चों। तो इसमें सिर्फ विधि का क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। चलो आपका अगला क्वेश्चन है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण है। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण है, तो उसको कौन विधि के जरिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इसमें बच्चों कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, इसमें बच्चों हम लोग कौन विधि का यूज करेंगे, छान कर। छान कर क्या करेंगे, अलग करेंगे, छान कर। या छानन विधि भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, छानन। छानन विधि भी क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हो। छान कर क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसमें हम छानन विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। आपका अगला सवाल है, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न विभिन्न रंजकों को पृथक्करण करना है। पुष्प की पंखुड़ियों जो होता है बच्चों, पुष्प मतलब क्या होता है, फूल, है ना। तो फूल की जो पंखुड़ियां होता है उससे रंजकों मतलब उसके रंग को जो है बाहर करना है। तो उसमें कौन विधि उपयोग करेंगे बच्चों, उसमें कौन सा विधि उपयोग करेंगे, तो ध्यान से सुनो उसमें कौन सा विधि उपयोग होगा। ये सारे जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सब मतलब कि ऑब्जेक्टिव में भी आने वाला है ना। तो आप लोगों को ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। तो पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक्करण करने में कौन सा विधि करेंगे, तो क्रायोटोमाइटोग्राफी। देखो यहाँ पे क्रायोमैटोग्राफी। ध्यान से सुनो बच्चों क्या लिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। क्रोमैटोग्राफी, इस विधि का हम लोग क्या करते हैं, इसमें उपयोग करते हैं। इस विधि के जरिए हम लोग क्या करते हैं, फूल यानी पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंगों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखना है बच्चों आप लोग।
आराम से देखना है, ठीक है। आराम से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो हर चीज आपको क्या होगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं की को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया, ठीक है। इस तरह से आंकड़ा क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया। इस तरह की तालिका में दर्शाया गया। बच्चों इस तरह का जो तालिका आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, आंकड़ा आपको दिया गया है और इसको बनाने वाला कौन व्यक्ति है, उसका नाम है प्रज्ञा। कौन व्यक्ति है, प्रज्ञा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों देख रहे हो, ध्यान से देखो, आप यहाँ पे जो देख रहे हो, इस साइड जो आप देख रहे हो, ठीक है, इस साइड आप जो देख रहे हो ना बच्चों, पता चल रहा है ना। यहाँ पे है पोटासियम नाइट्रेट है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड है, यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड है, ठीक है। तो ये साइड जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 जो दिया हुआ, ऊपर में लिख दिया है विलेय पदार्थ। ये कौन सा पदार्थ है, विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ किसको कहेंगे, जो पानी में क्या होता है, घुल जाता है, जो पानी में क्या होता है, घुल जाता है। जैसे हम आपको पूछेंगे कि चीनी और जल, तो चीनी और जल में कौन विलेय पदार्थ है, तो उसमें आपका हो जाएगा चीनी, ठीक है, और जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन इधर जो दिया गया है 1 2 3 4, ध्यान से ये डाटा बढ़िया से पहले समझ लेना, ठीक है। ये समझ लिए तो आपका क्वेश्चन जो आगे दिया गया है वो सारे क्या हो जाएगा, आराम से डील हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपका विलेय पदार्थ है। और बच्चों इधर जो देख रहे हो, तापमान जो है, के का मतलब होता है केल्विन, के का मतलब क्या होता है, केल्विन। तो इतना केल्विन है, इसका मतलब ये केल्विन में है, किसमें है, केल्विन में है, समझ रहे हो बच्चों, ये आपका केल्विन में है, ये सब किसमें है, केल्विन में है। कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो 21 32 62, ये सब जो देख रहे हो ये ग्राम है, और ये किसमें है, ये विलेय पदार्थ का ग्राम है ना। तो कहने का मतलब है कि 21 ग्राम में, ठीक है, 21 ग्राम विलेय पदार्थ में कितना ताप की जरूरत होती है, तो 283, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो है 36 ग्राम में कितना ताप की जरूरत होती है, 283 का। उसी तरह 25, यहाँ पे 35 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 35, तो 35 ग्राम ये किसका है, पोटासियम क्लोराइड का है। तो पोटासियम क्लोराइड का जो 35 ग्राम है, इसमें कितना ताप की जरूरत होती है, इसमें आपको कितना ताप की जरूरत होती है, 283। इसी तरह से ये सब डाटा दिया गया है और इसी डाटा के जरिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आराम से देखो, ध्यान से देखना है। चलो आपका देखो, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 50 ग्राम जल में, ठीक है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटासियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटासियम नाइट्रेट, यहां पे देख रहे हो बच्चों, पोटासियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी, कितने ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की जरूरत होगी। तो बच्चों पोटासियम नाइट्रेट की जरूरत होगी कितना में, देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ 313, यहाँ पे देखो 313, यहाँ पर है कितना पोटासियम नाइट्रेट की जरूरत है, तो कितना पोटासियम नाइट्रेट की जरूरत है, 62 ग्राम। कितना जरूरत है, 62 ग्राम। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा 62 ग्राम। कितना ग्राम की जरूरत है, 62 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की जरूरत है। यानी यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि 62 ग्राम, ठीक है, पोटासियम, इस तरह से आप लिख सकते हो। पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट की क्या होती है, जरूरत होती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 62 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट की जरूरत होती है, समझ रहे हो बच्चों। तो इसी के देखो यहाँ पे आपको जो बताए, इसी डाटा से क्या है, आपका हर प्रश्न डील होगा। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रायोगिक क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया से समझना, ठीक है। चलो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने 393 केल्विन, के का मतलब क्या होता है, केल्विन पर पोटासियम क्लोराइड, किसका नाम आया है, विलेय पदार्थ कौन है, पोटासियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है, एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। बच्चों संतृप्त विलयन किसको कहेंगे, तो ये आपको बता दिए हैं कि एक निश्चित ताप पर विलयन में विलेय पदार्थ जब नहीं घुलता है तो उस विलयन का नाम होता है संतृप्त विलयन, ठीक है। तो संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। मतलब कि इस पर क्या होता है, देखो
इतना केल्विन पर, कितना केल्विन पर, 353 केल्विन पर पोटासियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन क्या होता है, तैयार होता है इतना ताप पर। और फिर उस विलयन को क्या कर दिया जाता है, कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। ठीक है, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, जब विलयन ठंडा होगा तो वो क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करिए। तो ये क्या अवलोकित करेगी, उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। तो ये क्या अवलोकित करेगी बच्चों, जब मान लो कि कोई पदार्थ क्या है, गर्म है और वो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब है कि वो घुलनशीलता उसकी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो वही पॉइंट में लिखेंगे। तो जब यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो कि जब, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, जब पोटासियम, आप इस तरह से लिख सकते हो कि पोटासियम, पोटासियम क्लोराइड, क्लोराइड को ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, किया जाता है, तो उसकी घुलनशीलता जो है, उसकी घुलनशीलता, उसकी घुलनशीलता, घुलनशीलता ध्यान से सुनो बच्चों, घुलनशीलता क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। ठीक है, की घुलनशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही क्या करना है, लिखना है। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप लोग जैसे पेंट करते हैं, दिवाली हर का जो समय आता है बच्चों, ठीक है, तो वहां पे आप जैसे चूना को घोरते हो, ठीक है, तो गर्म पानी में घोरते हो, फिर जब पानी वो ठंडा हो जाता है तो उसमें जो टुकड़ा जो बचता है, उसमें जो रवा बचता है, ठीक है, वो जो बचता है, फिर उसको घोरते हो ठंडा होने के बाद, तो क्या वो घुलता है, तो घुलता है लेकिन वो कम मात्रा में घुलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ जब ठंडा हो जाता है फिर से उसको घोलते हैं तो उसकी घुलनशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होगा, इसका निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, जवाब देना है। आपका अगला सवाल है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकरण करें, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशीलता होगा। ठीक है, घुलनशील होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, इसमें बोल रहा है कि 293 केल्विन पर, ठीक है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का क्या करना है, परिकलन करना है, मतलब कि कौन कितना में घुल रहा है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, आपका इसी से जरिए बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 293। ठीक है, 293, तो बच्चों 293 यहाँ पे देख रहे हो, है ना, तो इसकी घुलनशीलता 293 पर, इसी पर, ठीक है, इसकी घुलनशीलता का माप लिखना है। तो पोटासियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, देख रहे हो बच्चों, तो पोटासियम नाइट्रेट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पोटासियम नाइट्रेट, इसका हो जाएगा पोटासियम, पोटासियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, देख रहे हो बच्चों, पोटासियम नाइट्रेट जो है, इसकी घुलनशीलता जो है यहाँ पे, इसकी घुलनशीलता कितना है, 32 ग्राम है। कितना है, 32 ग्राम है। यहाँ पे लिख सकते हो आपका कितना है, 32 ग्राम है। ठीक है, यानी पोटासियम नाइट्रेट का जो है बच्चों, पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट की घुलनशीलता, घुलनशीलता, घुलनशीलता कितना है, तो इसका है आपका 32 ग्राम। कितना है, 32 ग्राम है बच्चों, देख रहे हो यहाँ पे 32 ग्राम है ना। तो प्रत्येक यानी इतने ताप पर, 293 ही पूछ रहा था, तो 293 पर पूछ रहा है कि प्रत्येक का लवण बताइए को कितना ग्राम है। ठीक है, तो इसमें आप 32 हो गया, किसका, पोटासियम नाइट्रेट का हो गया। आप सोडियम क्लोराइड का कितना है, 36 है। तो सोडियम क्लोराइड ये आपका एक हुआ, दूसरा में है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, आराम से समझो बच्चों, सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता, घुलनशीलता, घुलनशीलता कितना है, तो 36 ग्राम है, आपको दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे 36 ग्राम है। अगला है पोटासियम क्लोराइड, तो अगला तीसरा जो है पोटासियम क्लोराइड है, क्या है, पोटासियम क्लोराइड है।
आपका तीसरा में है पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड, इसकी घुलनशीलता कितना है बच्चों? तो पोटासियम क्लोराइड की घुलनशीलता, घुलनशीलता पोटासियम क्लोराइड की घुलनशीलता कितना है? यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका है तीसरा में जो है पोटासियम क्लोराइड की घुलनशीलता कितना है? 35 है। कितना है? 35 है, सॉरी पोटासियम, हाँ इसका भी कितना है? 35 है। इसमें 293 केल्विन में देखना है, ठीक है, 293 का जो डाटा है उसमें देखना है, ठीक है। तो इसमें आपका कितना है? 35 है। कितना है? 35 है। तो आप इसको लिख सकते हो 35, 35 ग्राम। कितना है? 35 ग्राम क्या होता है? घुलता है, ठीक है। आपका अगला है, यहाँ पे है अमोनिया क्लोराइड। क्या है? अमोनिया क्लोराइड। तो चौथा में आपका है अमोनिया, अमोनिया क्लोराइड है। चौथा में आपका क्या है? अमोनिया क्लोराइड। बच्चों यहाँ पे देखो, आपका चौथा में क्या है? अमोनिया क्लोराइड, और इसका कितना है? 37 है। कितना है? 37 है। तो यहाँ पे लिखोगे अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया या अमोनियम, अमोनिया क्लोराइड लिखो, अमोनिया क्लोराइड। इसका आपका कितना है? इसका है, या इसकी यहाँ पे लिख सकते हो घुलनशीलता, ठीक है, घुलनशीलता। तो घुलनशीलता कितना है इसका? 37 ग्राम है। कितना है? 37 ग्राम है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ पे देखो, अमोनिया क्लोराइड का घुलनशीलता कितना है? 37 ग्राम है। कितना है? 37 ग्राम है। तो इस तरह से पढ़ते क्या क्या करेंगे? घुलनशीलता लिख देना है। आपको यही सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ठीक है, इसकी घुलनशीलता आप पूछ रहे थे कि 293 पर प्रत्येक का क्या करना? घुलनशीलता बताना है, और कौन तेजी से घुलेगा तो उसका नाम लिख दो। इसमें देखो किसका मात्रा ज्यादा है, तो इसमें 37 का है ना, 37 का है, सबसे ज्यादा है। इसकी घुलनशीलता क्या होगी? अधिक होगी। तो आप इसका आंसर में लिख सकते हो अतः अमोनिया, इसका क्या नाम है? अमोनिया क्लोराइड है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अमोनिया, इस तरह से लिख देना है, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड की घुलनशीलता, घुलनशीलता, घुलनशीलता अधिक है। क्या लिखना है? अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि जी इसका क्या है? मान अधिक है ना, 37 ग्राम है तो अधिक है। आप यही इसका क्या करोगे? लिख दोगे। समझ रहे हो बच्चों? इस तरह से आप क्या करोगे? इसको डील कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो बच्चों? इस तरह से क्या करना है? इसका आप लिख दोगे। यहाँ पे पूछ रहा था कि 293 केल्विन प्रत्येक का यहाँ पे लवण की घुलनशीलता का परिक्रमण करे तथा ताप पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशीलता है। तो सबसे ज्यादा किसका था? अमोनिया क्लोराइड का था। अभी अभी आपको बताए अमोनिया क्लोराइड का क्या था? सबसे ज्यादा था, ठीक है। इसकी जो अमोनिया क्लोराइड की जो घुलनशीलता था, कितना था बच्चों? अमोनिया क्लोराइड की घुलनशीलता जो था, घुलनशीलता जो था कितना था? तो इसका 37 ग्राम था। कितना था? 37 ग्राम था। इसमें सबसे ज्यादा है तो इसकी घुलनशीलता क्या होगी? अधिक होगी। इसकी घुलनशीलता क्या होगी? अधिक होगी। ये आपको हम अभी बता दिए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, नेक्स्ट आपका सवाल है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में, ठीक है, किसमें? तापमान में लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें यही प्रभाव पड़ता है। देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसमें यही लिखेंगे, यदि ठोस पदार्थ होता है, यदि ठोस पदार्थ होता है, या ठोस ऐसे लिख दोगे, यदि ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ है तो उसमें, तो उसमें, उसमें तापमान का, तापमान का अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक प्रभाव, इस तरह से आप क्या करोगे? लिखोगे, ठीक है, अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है बच्चों, अधिक प्रभाव पड़ता है, अधिक प्रभाव पड़ता है
लेकिन लेकिन द्रव गैस पदार्थ में द्रव गैस पदार्थ में, ठीक है, ताप तापमान का प्रभाव, ठीक है, इस तरह से लिख देना है, प्रभाव कम पड़ता है, कम पड़ता है। इस तरह से आप क्या करोगे, इसको डील करोगे, ठीक है। इसमें आपको पूछ रहा था कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें यही प्रभाव पड़ता है कि जो ठोस पदार्थ होता है बच्चों, उसमें ताप की जरूरत क्या होती है, अधिक होती है ना। और जो द्रव पदार्थ, गैसीय पदार्थ होता है, उसमें ताप का प्रभाव जो होता है कम पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, ये सब क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है, यहां तक आपको बता दिए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों जो है न्यूमेरिकल है, आपको फार्मूला बताए थे, ठीक है। तो वो फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन फार्मूला लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। किसको घोला जाता है, ये सोडियम क्लोराइड, और इसकी मात्रा कितना है, 36 ग्राम है। इसको 100 ग्राम जल में क्या किया जाता है, 293 केल्विन पर क्या किया जाता है, घोला जाता है। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें कौन विलेय पदार्थ है, कौन विलायक है, और विलयन कैसे निकालते हैं, फिर विलयन की सांद्रता क्या होती है, ये सारे आपको इसमें सोचना पड़ेगा। सोच के उसके बाद क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप ये बताओ, इसमें विलेय पदार्थ कितना है, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा कितना है, बताओ इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कितना है। तो बच्चों इसमें घुलने वाला पदार्थ कौन है, सोडियम क्लोराइड को घोला जाता है, इसका मतलब 36 सोडियम क्लोराइड क्या है, विलेय पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड क्या है, विलेय पदार्थ। आप इसको इस तरह से बना सकते हो, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है बच्चों, ये आपका विलेय पदार्थ है। कौन पदार्थ है, विलेय पदार्थ है। और इसकी मात्रा कितना है, 36 ग्राम है। कितना है, 36 ग्राम है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि कौन विलेय है, कौन विलयन है, कौन विलायक है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो देख रहे हैं 100 ग्राम, ये आपका क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। तो ये जल जो है, जल आपका क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। तो ये विलायक, विलेय की डिफिनेशन हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जल का जो मात्रा है वो कितना है, तो जल की जो मात्रा है 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। विलयन का क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान क्यों निकालेंगे, क्यों इसकी जरूरत है, तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है इसकी सांद्रता प्राप्त करने। तो इसकी सांद्रता जांच करने के लिए सबसे पहले विलयन का क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे बच्चों, कि विलयन का द्रव्यमान जो होता है वो जो है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान जोड़, ठीक है, जोड़ में जो होता है बच्चों वो विलायक का द्रव्यमान होता है, विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला बताए थे पीछे, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चों विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो विलेय का द्रव्यमान है 36 ग्राम। कितना है, 36 ग्राम है। और इसमें विलायक का जो द्रव्यमान है, ये आपका विलायक है, कितना है, 100 ग्राम है। ये दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 136 बन जाएगा, 136 ग्राम बन जाएगा। ये विलयन का क्या निकल गया, द्रव्यमान। तो आपको निकालना है विलयन की सांद्रता, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको बताए थे कि इसका फॉर्मूला जो होता है कि विलेय, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे जो होता है बच्चों वो विलयन का क्या होता है, वो आपका जो है बटे में क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान होता है। किसका होता है, विलयन का द्रव्यमान होता है। आपको पहले ही बोल दिए थे कि फॉर्मूला को क्या करना, आप लोग ध्यान में रखना, इस पर आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, डील होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका देखो किस तरह से बना रहे हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का क्या निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान होता है, विलयन का द्रव्यमान, देख रहे हो बच्चों।
इस तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे। और गुना में क्या होता है, 100 होता है। गुना में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, इसको आप डील करोगे तो यहाँ पे देखो, डील करोगे, ठीक है, आप इसको डील करोगे तो बिलियन का द्रव्यमान कितना है, बिलियन का द्रव्यमान आपका, ये बिलियन का क्या निकला है, द्रव्यमान निकला है। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, ये आपका क्या है, बिलियन का, सॉरी बिले, ये आपका है बिलियन का द्रव्यमान। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप बिले का द्रव्यमान लिखिए, तो बिले का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम है। यहाँ पे देख रहे हो ना बच्चों, बिले का द्रव्यमान कितना है, 36। यहाँ पे बिले का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो बिले का द्रव्यमान कितना है, 36। तो क्या लिखोगे, 36। ठीक है, नीचे में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला एक बताए थे, इसका मान कितना आया है, यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, इसका मान कितना है, 136 आया। तो नीचे में है तो आप नीचे में लिखोगे 136। ठीक है, गुना क्या करोगे, 100, गुना क्या करना है, 100। इसको जब डील करोगे बच्चों तो आपका जो आएगा 26.47% आएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जब इसको डील करोगे, ठीक है, आपको काटने आता है, गुणनखंड बताए थे, मैथ में बताए थे, इस तरह से इसको डील करोगे कितना आएगा, 26.47% आएगा। क्यों प्रतिशत में लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन इसमें छूटा था वो जान लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन यदि इस तरह से कहेगा कि बताइए, या ऐसे कहेगा कि धातु और अधातु में अंतर लिखें, धातु और अधातु में कहेंगे अंतर लिखें, तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो बच्चों। हम सोचते हैं कि एक भी सवाल आपका ना छूटे, ठीक है, इसीलिए एक एक हिसाब आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। तो धातु और अधातु, धातु और अधातु, ठीक है, अधातु में अंतर को लिखें, में अंतर को लिखें। कैसे लिखोगे अंतर, अंतर को लिखें। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कि धातु, यहाँ पे लिखेंगे धातु और अधातु, अधातु, अधातु में अंतर, अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब क्या होता है, नीचे जो लिखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। अब एक साइड क्या लिखना है, धातु लिखना है, और दूसरा साइड क्या लिखना है, अधातु लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्या करोगे, इसका डिफिनेशन लिखोगे। आराम से समझो बच्चों, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। ठीक है, तो धातु यदि अधातु में अंतर पूछे, ठीक है, कि अंतर बताइए कि दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनो क्या अंतर है। आप इसमें लिख सकते हो कि धातु जो है, धातु विद्युत का जो होता है, धातु विद्युत या उष्मा का, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, विद्युत या उष्मा का, उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, चालक होता है, चालक है। ठीक है, क्या होता है, चालक होता है। सर सुचालक का मतलब नहीं समझते हैं, सुचालक उसको कहेंगे जिससे क्या होता है, करेंट बहता है। ठीक है, जिसको कि एक सिरा मान लो कि बोर्ड में लगा दो और दूसरा सिरा से क्या होगा, छुओ, देखो झटका मारेगा। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना, झटका मार देगा जोर से। ठीक है, इसमें क्या होता है, धातु विद्युत का क्या होता है, धातु जो होता है विद्युत का या उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। मतलब एक सिरा को यदि हम मान लो कि आग में, या आग में डालेंगे, ठीक है, दूसरा सिरा को छुएंगे, तो उससे क्या होगा, उष्मा जो है एक सिरा से दूसरी सिरा तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है कि उष्मा का वो क्या कर रहा है, चालन कर रहा है, वो उष्मा का क्या कर रहा है, चालन कर रहा है। ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, सुचालक कहोगे। ठीक है, तो धातु जो होता है विद्युत या उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन इसमें जो बच्चों है, इसमें क्या लिखोगे, वो धातु जो है, वो धातु, वो धातु विद्युत, आप इसका देखो, इधर जो लिखोगे उसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। यदि इस साइड आपको याद है तो इधर अपने याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो धातु जो है वो विद्युत का क्या होता है, वो धातु विद्युत और उष्मा का, और उष्मा का, उष्मा का चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है, कुचालकता
है, इस तरह से लिख दोगे। अब सर यहाँ पे पूछोगे सर ये बताइए कि कुचालक का मतलब क्या होता है, तो कुचालक का अपोजिट ले लो, जैसे सुचालक बताए थे उसका अपोजिट ले लो, कि जिससे कि एक सिरा से दूसरे सिरा तक क्या होता है, बिजली या करंट या उष्मा नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कुचालक। क्या हो जाएगा, कुचालक। जैसे सूखी लकड़ी जो होती है बच्चों, ठीक है, वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, क्योंकि सूखी लकड़ी में करंट जो होता है एक सिरा से दूसरे सिरा तक नहीं पहुंचती है। उसी में यदि हम कच्ची लकड़ी ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें बिजली जो होता है, उसमें करंट जो होता है एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंच जाती है। तो जिसमें पहुंच जाती है इसका मतलब वो सुचालक है, जिसमें नहीं पहुंचेगा इसका मतलब वो कुचालक है। समझ रहे हो बच्चों। तो इस तरह से धातु जो है विद्युत या उष्मा का सुचालक होता है, और अधातु जो है विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। चलो आपका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखोगे कि धातु जो होता है, बार बार धातु नहीं लिखो, ऐसे लिखो, धातु की जगह यह कर दो, यह जो है, या इसमें ऐसे लिखो, इसमें ऐसे लिख सकते हो, इसमें, किसमें, इसमें मतलब होता है कि धातु में, धातु में चमक, चमक होती है, धातु में चमक होती है, धातु में चमक, धातु में चमक की है, आप इस तरह से लिख सकते हो। ये चमकदार होता है बच्चों, जैसे आप सोना चांदी देखते होंगे, ठीक है, उस क्या है, धातु है, तो उसमें क्या होता है, चमक होता है। तो धातु जो होता है चमक होता है, यानी धातु में चमक होता है, यह धातु में चमक होती है। इसका अपोजिट लिख लो, इसमें अपोजिट में लिख लो कि इसमें जो होता है, किसमें, और धातु में, तो इसमें जो होता है चमक नहीं होता है, इसमें चमक नहीं होता है, ठीक है, इसमें चमक नहीं होता है। अब इसमें लिखोगे कि इसमें जो होता है, मतलब किसमें, धातु में, धातु में चमक होती है, जबकि जो होता है और धातु में चमक नहीं होती है। लेकिन बच्चों इसमें जो होता है, आयोडीन नाम का नाम सुने होंगे, आयोडीन जो है ये बच्चों अधातु है, क्या है, अधातु है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, चमक होता है। ये आपका एक्सेप्शन में आएगा, मतलब अपवाद में आता है, ठीक है। तो अधातु में यदि चमक पूछा जाए कि आयोडीन, मतलब कि कौन ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरल जो होता है, जनरली जो होता है बच्चों, कि धातु में जो होता है चमक होता है, लेकिन वो धातु में जो होता है चमक नहीं होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपका तीसरा पॉइंट में लिखोगे कि धातु जो है, धातु पराया ठोस अवस्था में होता है, धातु पराया ठोस अवस्था में, क्या आप इस तरह से लिख सकते हो, अवस्था में दी है, दी है, ठीक है। धातु जो होता है वो पराया क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। ठोस की डिफिनेशन हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक पढ़ोगे मरकरी, जिसको कि पारा बोलते हैं, इसका संकेत जो होता है Hg होता है, ठीक है। तो ये पारा जो होता है ये बच्चों और धातु, मतलब कि ये धातु तो है, पारा क्या है, धातु तो है, लेकिन बच्चों ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप उसका आंसर लिखोगे पारा। क्या लिखोगे, पारा लिखोगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलो इसका अपोजिट इसमें ले लो, आपका तीसरा पॉइंट में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ठोस होता है, इसमें क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि अधातु जो होता है, अधातु, अधातु पराया, पराया क्या होता है, अधातु पराया क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, द्रव या गैस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है, ठीक है, अवस्था में होता है, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। धातु जो है पराया क्या होता है, धातु जो है और धातु जो है पराया वो द्रव या ठोस गैस अवस्था में रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप पढ़ोगे ब्रोमीन भी एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें एक पढ़ोगे ऐसे ऐसे, ध्यान से सुनो, कि अधातु पराया गैस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में, गैस अवस्था में। आप गैस की जगह क्या लिख सकते हो, गैसीय भी लिख सकते हो, ठीक है, गैसीय अवस्था में
गैसीय अवस्था में या गैस अवस्था में है, इस तरह से लिखना है। देखो बच्चों, लिखने को तो लिख देंगे, ठीक है, लेकिन उस चीज को क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो अधातु पराया गैस अवस्था में होती है, लेकिन, ठीक है, होती है। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप जाने होंगे कि ब्रोमीन जो होता है बच्चों, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन ये क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है। और ये कौन अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। कौन अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा अधातु है, कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। और धातु जो होता है बढ़ाया, वो किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो होता है वो धातु होता है बच्चों। और ये कौन अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। समझ रहे हो बच्चों, ये सारी आपका क्या है, डिफिनेशन हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला पॉइंट आपका होगा चौथा। अब चौथा में क्या लिखोगे बच्चों, इसमें जो होता है धातु आघात वर्धनीय होता है। धातु जो होता है आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जब हम उसको पीटते हैं तो चदरा के रूप में क्या हो जाता है, बिखर जाता है ना। तो वो आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। लेकिन वो धातु जो होता है वो आघात वर्धनीय नहीं होता है। उसको पीटने पर क्या होता है, वो चकनाचूर हो जाता है, नहीं फूट उठ जाता है। जैसे ईटा हो गया वो धातु है, ठीक है, पत्थर हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, तो वो सब क्या है, वो धातु है, ठीक है। उसको पीटने पर क्या होगा, वो चदरा के रूप में नहीं बिखरता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो क्या है, वो धातु है। तो आप इस तरह से चौथा पॉइंट में लिख सकते हो कि धातु जो होता है वो आघात वर्धनीय होता है। धातु यहाँ पे लिख सकते हो, धातु और आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय, ठीक है, वर्धनीय होता है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो। और इसका अगला पॉइंट इस तरह से इसमें लिख सकते हो चौथा में कि ये जो पढ़ाया जो होता है वो धातु जो होता है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो कि वो धातु, वो धातु आघात वर्धनीय नहीं होता है, आघात वर्धनीय, वर्धनीय, वर्धनीय नहीं होता है, नहीं होता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना बच्चों, कि आघात वर्धनीय नहीं होता। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि उसको पीटने पर वो चदरा के रूप में क्या होता है, बिखर जाता है, ठीक है। वो चदरा के रूप में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। इसका मतलब वो आघात वर्धनीय है। जो नहीं बिखरेगा समझ जाना कि वो क्या है, वो धातु है। क्या है, वो धातु है। और पचमा में आप लिख सकते हो कि धातु जो होता है उसको पीटने पर टन टन की आवाज करती है, ठीक है। उसको पीटो और लकड़ी को पीटो, क्या होगा, तो जो धातु होगा वो टन टन की आवाज करेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।